सबको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम जिन उदाहरणों पर बात करेंगे वह है 5,500, 5,503, 5,580 और 5,783। हम इन चार उदाहरणों पर बात करेंगे। जो पहला उदाहरण है वह आता है 5,500 से। यह कहता है कि धूर्त हमेशा छल कपट का सहारा लेते हैं, अर्थात जो भी वेशभूषा या विचारधारा समाज में स्थापित होगी, धूर्त से तत्काल उसकी नकल करेंगे। यह जो बात कही गई है यह इंगित करता है कि धूर्त लोगों ने किसी भी व्यवस्था को अपने अनुसार बना लिया है। आमतौर से ये देखा जाता है कि शरीफ या समझदार लोग किसी नई व्यवस्था की स्थापना करते हैं। अपने खून पसीने से वह किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, लोगों को अपनी मंजिल मिल जाती है, तब धूर्त लोग वहां पे घुसपैठ करते हैं। धीरे धीरे वो आते हैं, धीरे धीरे ही वह जो उसका पूरी व्यवस्था है, जो उसका पूरा सिस्टम है, उस पर अपना अधिकार करते हैं और उस पर अंततः स्थापित हो जाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से हम देख सकते हैं। जब 2014 में जब 2014 में भाजपा की सरकार आई, अपने दम पर पूर्ण बहुमत से, उस उसके लिए ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 2011 से ही माहौल तैयार करना शुरू कर दिया था। हमें याद है, सितंबर 2011 से ही इस पे काम शुरू हो गया था और ये धीरे धीरे ये चलता रहा। जो हिंदुवादी विचारधारा के थे, उन्होंने फेसबुक पे या बाकी जगहों पर लिखना शुरू किया था। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने याचिकाएं डाल डाल कर, इंटरव्यू दे देकर कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि लोगों में जागृति आई। लेकिन देखा गया कि जब सत्ता की प्राप्ति हुई, तो जिन लोगों ने इसके लिए इतने प्रयत्न किए थे, वो आज सारे साइड लाइन कर दिए गए हैं। और जो कभी वामपंथी या कांग्रेसी रहे, आज वो इस व्यवस्था के अंग बने हुए हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो 2014 से पहले
या राम मंदिर बनने से पहले कहते थे कि राम मंदिर बनाकर क्या होगा, स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। लेकिन जब मंदिर बन गया तो वो वहां जाकर अपनी राम भक्ति दिखा रहे हैं। इसी तरह से राजनीति में भी ऐसे लोग आ गए हैं जो कभी वामपंथी थे या भाजपा के खिलाफ थे। आज मैं देख रहा हूं कि आज उनका बोलबाला है, आज वो सरकार में शामिल है। दो तीन उदाहरण मैं दे देता हूं। एक पत्रकार है सुशांत सिंह, वह पहले एनडीटीवी में था, आजकल वो राष्ट्रवादी बना फिर रहा है। एक फिल्म स्टार है अक्षय कुमार, इसने जितना हिंदुओं को गाली दिया 2014 से पहले, उतना किसी ने नहीं दिया। आज वो राम भक्त बना फिर रहा है। या इसके अलावा एक और व्यक्ति है, पत्रकार हैं जो कल तक वामपंथी थे, आज हिंदुवादी बने फिर रहे हैं। तो ये बात सही है कि जो धूर्त होते हैं वो येन केम करेन सत्ता में जगह बना लेते हैं। जो बात ट्रेंडिंग होती है वो उसको अपना लेते हैं। और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि जिन लोगों ने इतना प्रयास किया वो आज सारे साइड लाइन कर दिए गए हैं। आज जिन लोगों ने प्रचार किया था हिंदू 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 आदियों का, आज वो सारे साइड लाइन कर दिए गए हैं। इसलिए दिक्कत ये है कि जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ पे ऐसा कोई उपाय नहीं है कि इसे रोक दे। इसीलिए जो पहचान का संकट खड़ा हो गया है, जो शरीफ हैं, जो समझदार भी हैं, उनके लिए भी आज के समय में पहचान का संकट खड़ा हो गया है। जो दूसरा है, ये है 5503। यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी धूर्तता से या अपने सम्मोहन से अधिक धन कमा ले या 1000 लोगों को अपना शिष्य बना ले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विद्वान है या उसके पास सामाजिक ज्ञान है। यह बात भी सही है। हमारे यहाँ कितने कथावाचक हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास सामाजिक अनुभव नहीं है, लेकिन वो आज लोकप्रिय हो गए हैं। आज उनके पास हजारों लोगों की भीड़ है। तो बात यह है कि ये एक कला है। प्रचार तंत्र के माध्यम से, पीआर के माध्यम से ये लोग अपना काम करते हैं। एक व्यक्ति है, हम उसका नाम लेंगे, अवध ओझा। अवध ओझा जो है वो है टीचर, और मैंने उसको देखा कि केवल बकवास करता है और इसी के दम पर उसने यूट्यूब वीडियो और शॉर्ट्स के माध्यम से उसने अपनी पहचान बना ली।
लेकिन उसके पास ज्ञान नाम का चीज नहीं है। अगर आप उससे अगर कोई बात पूछेंगे, वो दुनिया भर की बात कर देगा, लेकिन जो आपने उससे सवाल पूछा है वो उसका जवाब नहीं देगा। और ऐसी ऐसी बातें करता है कि क्या बोलूं। तो ये बात तो सही है कि लोगों के अंदर जो धूर्त होते हैं उनके अंदर एक योग्यता होती है कि वो ऐसी बातें करते हैं जो लोगों को पसंद हो, और और पीआर के माध्यम से भी अपना काम करते हैं। एक बात और है, जो तीसरा जो है वह है वर्ण व्यवस्था के ऊपर। कोटेशन है 5580। इस पे हम ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझते, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था इतनी चर्चा पहले हो चुकी है कि इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। हर कोई ये बात को जानता है। जो चौथा है वह है 5783। इसमें जो है महिला और पुरुष के बीच जो हमारे यहाँ भेद है उस पे है। आमतौर से देखा जाए तो हमारे यहाँ ये बात प्रचारित की गई है कि भारतीय समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, यहाँ के पुरुष रेपिस्ट हैं, पत्नी को पीटने वाले हैं, कुकर्मी हैं। ये जो हम मर्दों के खिलाफ प्रचार किया गया है, ये एक षड्यंत्र है। जबकि देखा जाए तो भारतीय मर्द संसार में सबसे अधिक वफादार हैं। एक सर्वे हुआ है तो महिलाओं ने बोला कि जो भारतीय मर्द हैं वो लाइफ पार्टनर के रूप में सबसे योग्य हैं। सर्वे में बात कही गई कि जो भारतीय मर्द हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और रिश्तों को चलाते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि एक बात इसमें आती है कि जो हमारी पुरुष प्रधान व्यवस्था है उसको तो हमें मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पुरुष प्रधान व्यवस्था है, इसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जो चीजें दिखती है ना वो इसी कारण है, जो पुरुष प्रधान व्यवस्था है। इसका अगर उपाय देखा जाए तो मेरा मानना है कि अगर महिलाओं को सहयोगी की जगह सहभागी हम मान लेते हैं और उन्हें संपत्ति में अधिकार दे देते हैं तो ये सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। एक बात इसमें हम और कहना चाहते हैं कि जैसे कि लोग कहते हैं कि हम हमारे यहाँ महिलाओं को शिक्षा नहीं जाती थी, या उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरा मानना है कि जो चीजें समाज के साथ भी बदलती हैं, पहले शिक्षा को इतना व्यवस्था नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, इसीलिए महिलाएं पढ़ती नहीं थी।
आज व्यवस्था है तो महिलाएं पढ़ लिख रही हैं। उसी तरह से पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, तो पर्दा प्रथा थी। अब जो है वो महिलाएं बाहर निकल रही हैं, तो पर्दा प्रथा अपने आप खत्म हो गया। तो मेरा मानना है कि जो समय होता है और जो समय की जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसके अनुसार भी सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। इसमें एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो फेमिनिज्म है, उसका एक खराब पक्ष ये है कि यह केवल अधिकारों की बात करता है, अपने कर्तव्य और दायित्व वो भूल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है, तो चाहती है कि जो हमारा हस्बैंड होने वाला, वो हमसे अधिक अच्छा हो, अधिक पढ़ा लिखा हो, अधिक कमाता हो। लेकिन जब विवाह हो जाएगा, तो फिर वो बोलेगी कि भाई हम तो समान हैं। ये जो ढोंग है, यही दिक्कत पैदा कर रहा है। जो नारीवाद आया भारत में पश्चिम से, इसने एक ही गलती की, या गलती क्या, वो चाहता ही ऐसा था कि हम केवल अधिकार की बात करेंगे, कर्तव्य हम छोड़ देंगे। आज देखिए, अ, अ, देखिए आज स्थिति क्या है। बस वो अधिकारों की बात करती है, परिवार हमारा हिस्सा है, लेकिन वो परिवार के साथ से साथ रहना नहीं चाहती। तो इन्हीं सब बातों पे हमें विचार करना है। तो हम हमने अपनी बात आपके सामने रखा, आप लोगों ने अपनी बात को सुना। आपका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। चलिए, मैं एक दो बिंदु हैं उन पर मैं बोलना चाह रहा हूं, तो मैं बोल देता हूं। देखिए, जो इसमें जो पहला जो बिंदु है, उसको जब हम देखते हैं तो कहता है कि धूर्त तो हमेशा छल कपट का सहारा लेते हैं। अर्थात जो भी वेशभूषा या विचारधारा समाज में स्थापित होगी, धूर्त तत्काल इसकी नकल करेंगे। यहाँ पर बात जो है वो वेशभूषा की आई है। कुछ दिनों पहले हमारी चर्चा में एक बात और आई थी कि जो शब्द समाज में बहुत अधिक प्रचलित होता है, उसका दुरुपयोग होता है। यहाँ भी वही बात है कि जो वेशभूषा या विचारधारा बहुत अधिक समाज में स्थापित होगी, प्रभावित होगी, उसको लोग कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं, और धूर्त लोग इसमें माहिर होते हैं। रावण को जब हम देखते हैं तो वो जब सीता जी का हरण करने आता है तो वो भगवा वस्त्र ही पहनकर आता है। वहां पर आप देखेंगे तो उस समय बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था, आज भी है। हालांकि हमारी चर्चा में एक दिन पवनजीत जी ने कहा था कि इन प्रतीकात्मक चीजों से बचे। मैं भी समझता हूं जहां तक बचा जा सके अच्छी बात है, लेकिन जहां उसका नाम लेने की आवश्यकता है, जैसे आप गुण प्रधान और पहचान प्रधान धर्म की बात करते हैं, तो पहचान प्रधान में आपको पहचान बतानी ही पड़ेगी। वैसे ही जब आप वेशभूषा के आधार पर जो चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें वेशभूषा में आप कोई भी वेशभूषा ले सकते हैं। वो चाहे वो हिंदुओं की कोई विशेष हो, या मुसलमानों में हो, या ईसाइयों में हो, सिखों में हो। जो किसी में पगड़ी को बहुत सम्मान प्राप्त हो जाता है, किसी में भगवा वस्त्र को हो जाता है, किसी में, अर्थात सबकी कुछ ना कुछ बनी हुई है। हमको उससे कोई समस्या नहीं है, वो अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपका किसी के प्रति सम्मान बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि हम लोग ठगे ना जाएं।
ना तो हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएं और ना ही हम लोग ठगे जाएं। आज आप देखेंगे कथावाचकों की तो इस देश में बाढ़ आ चुकी है। और कारण क्या है? तो सबसे अच्छा धंधा बन चुका है। कोई भी उठ रहा है, कुछ भी नहीं, चाहे जानकारी हो चाहे ना हो, चाहे बौद्धिक क्षमता हो ना हो, कोई, क्योंकि हमारे पास परीक्षा का, योग्यता का कोई मापदंड तो रह नहीं गया है। मैंने एक बार पुरी जी के जो शंकराचार्य हैं उनको सुना, तो उन्होंने कहा कि आज हम इस व्यवस्था में हैं, हम किसको रोक सकते हैं? हम किसी को सर्टिफाइड तो कर नहीं रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है इस वस्त्र का पहन करके दुरुपयोग नहीं करेगा या इसी को अधिकार है। आज आप वकीलों की ड्रेस पहननी हो, आपको पुलिस की ड्रेस पहननी हो, तो आपको अगर आप उसको पहन लेते हैं और आप पुलिस नहीं है, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाती है। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र की वेशभूषा आप पहनेंगे तभी आपको वहां एंट्री मिलेगी, अन्यथा आपको वहां से, उस व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा। आप डॉक्टरों में देख लीजिए, वकीलों में देख लीजिए, चाहे जो भी हमको व्यवस्था दिखती है, या हम स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में हमारा एक ड्रेस कोड बना हुआ है, पता चलता है कि ये स्टूडेंट है। उस हर स्कूल की अपनी एक अलग अलग टाई है, और हर स्कूल का जो शर्ट होती है, उस शर्ट के ऊपर एक लोगो लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है, वो पहचान इसलिए दी गई है ताकि ऐसा ना हो कि स्कूल का वो छात्र या छात्रा बंक मार करके बाहर घूमता रहे और कोई उसको पहचाने ही नहीं। तो उससे पता चलता है कि वो जो पहन करके वेशभूषा जा रहा है, वो इस स्कूल का या इस विद्यालय का छात्र है, छात्रा है, जो भी है, वह उसकी आइडेंटिटी कर रहा है। और उसके अनुसार अगर वो उस समय के इसमें स्कूल टाइम में या उस सेशन में अगर वो बाहर पाया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है विद्यालय की तरफ से जो है कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि आपने उसका दुरुपयोग किया है। तो सबका दुरुपयोग करने की तो आपकी मनाही है। आप सेना की वर्दी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर आप सेना की वर्दी पहन कर आते हैं, तो आपने देखा पहलगाम में जैसी घटना हुई, वो सेना की वर्दी पहन करके आए थे, लोगों को कुछ समझ में आया ही नहीं। अगर एक व्यक्ति डॉक्टर की वेशभूषा पहन कर आ जाए और उसको सर्जरी ना आती हो, कुछ भी ना आता हो, बताइए आखिर वो क्या ही करने वाला है? मैं ये भी नहीं कहता कि वो वेशभूषा में है तभी जाकर के सर्जरी कर पाएगा, वैसे भी कर सकता है। लेकिन एक सम्मान का भाव हमारे भीतर बना हुआ है कि जब हम उस वेशभूषा में किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारे मन में भी एक विचार आता है कि हाँ, ये डॉक्टर होगा, ये हम हमारा ठीक इलाज करेगा। उसी तरह से जो सेना की वर्दी में है, हम देखते हैं तो हमारे मन में एक सम्मान का भाव आता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई भगवा वस्त्र भी पहनता है, कोई कथा वाचन करता है, हमको उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा उसके प्रति सम्मान है, एक व्यवस्था के अंतर्गत है। समस्या तब आती है जब उस पर कोई भी हम नियम नहीं बनाते हैं। सबके लिए आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। सिर्फ एक यही ऐसी व्यवस्था है जहां आपको कोई बेंचमार्क नहीं दिखाई देता है, तो उसका दुरुपयोग होता है। और हर व्यवस्था में ऐसा ही होता है, जब आप कुछ योग्यता क्षमता का निर्धारण नहीं करते हैं, तो फिर वह जो है केवल और केवल एक धंधे का, एक व्यापार का रूप ले लेता है। और कथावाचकों की तो ऐसी बाढ़ आई हुई है, मैं अपने आसपास के क्षेत्रों में देखता हूँ। ज्यादा नहीं, हमारे घर से 3-4 गली इधर देख लूं, थोड़ा और अगल बगल देख लूं, तो यहाँ बहुत सारे दिखाई देते हैं। और उनकी कथाएं क्या होती हैं, तो कुछ कथाएं ऐसी हैं जहां मुझे बुलाया गया कि आप आइए। मैं तो खैर गया नहीं, लेकिन अब पता है महिलाएं जो होती हैं भावना प्रधान होती हैं, मेरे ही परिवार से भी लोग चले जाते हैं, आते हैं, बताते हैं मुझे ये बात हुई। तो मैं सुनता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये सब, मतलब मुझे कभी हंसी भी आती है कि अगर हमारे जैसे लोग वहां बैठे रहे और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दे, कुछ पूछ ले, तो हो सकता है वह उत्तर ना दे पाए, लेकिन हमें वहां से भगा दिया जाएगा, क्योंकि वहां तो सब लोग भावना प्रधान बैठे हैं। और भावना प्रधान लोगों के बीच में आप देखेंगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी बौद्धिक क्षमता ठीक ठाक है या प्रश्न उठा सकता है, तो उसे उस व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप अपना समय नष्ट ही क्यों करेंगे? तो यहाँ पर व्यवस्था का मुझे दोष दिखाई देता है कि व्यवस्था कुछ निर्धारित नहीं कर पा रही है। पुराने समय में सन्यासियों को अगर अधिकार था, तो सन्यासियों को ही था कि वो सन्यासी उस वस्त्र को धारण करेंगे। लेकिन अब समस्या यह है कि जब वो शब्द प्रचलित हो गया, या वो वेशभूषा बहुत अधिक प्रचलित हो गई और मापदंड रहा नहीं, तो उसका दुरुपयोग होगा। तो मुझे लगता है कि उसके सम्मान से हमको कोई समस्या नहीं है, समस्या व्यवस्था से है कि व्यवस्था कुछ निर्धारित नहीं कर पा रही है कि उसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए।
दूसरा जो इसमें जो कोटेशन कहता है कि समाज के एक समूह को मोहित करके धन कमा लेना। देखिए, मोहित करके ही धन कमाया जा रहा है, और उसका मूल कारण है भावना प्रधान लोग। समाज के अधिकांशतः लोग भावना प्रधान होते हैं। तो भावना प्रधान लोगों को जो है वो इकट्ठा करके धन कमाना आसान होता है। आपने देखा होगा आजकल कुछ ऐसी स्कीम चलती है कि 3 लोगों को जोड़ो और अपने 3 लोगों को जोड़ो, और इतनी ऊंचे ऊंचे आपको सपने वो दिखा देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। आपके अंदर ऐसी भावनाएं भर दी जाएंगी कि देखो तुमको BMW चाहिए कि नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, बंगला चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी बातें करेंगे, और जो भावना प्रधान व्यक्ति है वह बिना सोचे समझे जो है उसमें फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। वैसे ही कथाओं में भी दिखता है। और ये एक दो जगह नहीं है, ऐसे अनेक आपको उदाहरण दिखेंगे जहां जो फ्रॉड कॉल होती है उसमें क्या होता है, आपको लोभ लालच दे दिया जाता है। लोभ लालच के चक्कर में भी लोग फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी या तो जानकारी के अभाव का लाभ लिया जाता है, या फिर जो समाज का एक जो ऐसा वर्ग है जिसमें बौद्धिक क्षमता बहुत तेज, बहुत अधिक नहीं, उसको मोहित कर लिया जाता है, उसको प्रभावित कर लिया जाता है, क्योंकि उसके पास ना वैसी विद्यता है ना सामाजिक ज्ञान है। तो वहां पर समाज के किसी एक वर्ग को या समाज के कुछ लोगों को जो है ठग करके धन कमाया जाता है। एक तो तीसरा जो है कि भारत में जो संभावित उम्र को 100 वर्षों में बांटा गया है, वो ठीक है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 बने हैं। वो ऊर्जा के अपने देखा जाए तो 4 स्तंभ भी हैं। लेकिन अगर आप सूर्य को देखते हैं तो सूर्य 3 ही स्थितियों में दिखाई देता है: एक उगता हुआ सूर्य, एक आसमान के शिखर का सूर्य, एक डूबता हुआ सूर्य। तो युवा को जब आप मानते हैं, ब्रह्मचर्य को मानते हैं, तो वो आसमान के शिखर का सूर्य है। उसकी ऊर्जा तेज होती है, उसका वेग तेज होता है, वो उसमें ऐसी क्षमता है कि वह तीनों आश्रमों को धारण करे, उनके भरण पोषण पालन की व्यवस्था करे। संन्यास आश्रम के व्यक्ति से हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते, या वानप्रस्थ व्यक्ति के आश्रम से, कि वो जो है गृहस्थ का काम करेगा। या हम किसी बालक से 5 वर्ष के जो ब्रह्मचर्य में 10 वर्ष का बालक है, उससे यह अपेक्षा नहीं कर सकते। वहां पर तीनों का जो भार होता है वो गृहस्थ के ऊपर ही होता है। और ये प्राकृतिक भी है, क्योंकि शारीरिक क्षमता उसी की है। आप बुजुर्ग से वो क्षमता एक्सपेक्टेशन नहीं करते, और ना बच्चे से कर सकते हैं। तो एक का काम अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, तो स्वाध्याय करेगा। एक का काम अगर मार्गदर्शन करना है तो मार्गदर्शन करेगा। लेकिन उसमें से एक है जो है अपना गृहस्थी देखता है, अर्थात अर्थोपार्जन भी करता है। आज समस्या यह आ रही है कि जिनको अर्थोपार्जन करना चाहिए उनको जो है संगठन अपने साथ पकड़ लेते हैं, भावना प्रधान लोग ले जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा अपना करियर बनाने में चलता है, कोई ना कोई उसे पकड़ लेता है, बहका कर ले जा लेता है, वो समाज सेवा में लग जाता है, या राजनीति वाले उसे पकड़ लेते हैं। अपना काम धाम छोड़ करके भी हमने देखा कि जब दिल्ली का जो आंदोलन हुआ अरविंद केजरीवाल का, लोगों ने अपने काम धाम छोड़ करके, कोचिंग छोड़ करके, घर पैसे से गहने बेच करके आंदोलन में सम्मिलित हो गए। और ऐसे लोग जो है वो भी ठग लिए जाते हैं। तो वहां पर देखने की बात है कि जो जो वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, भाई उसका काम है, वो मुक्त हो चुका है। लेकिन गृहस्थी का धर्म अलग है। गृहस्थी अपने धर्म को छोड़ करके वो वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म में चला जाए, तो ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था बनी है वो इसी प्रकार से बनी है कि ऊर्जा किसका क्या स्तर है। जिस आयु में ऊर्जा उच्चतम स्तर पर है उसी में आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, उसी में अर्थ भी आप कमा सकते हैं। बच्चा जो है वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता, और बूढ़ा व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर सकता। वो काम युवा ही कर सकता है। अर्थोपार्जन का काम युवा का है। तो अगर सब अपने अपने आश्रमों के अनुसार काम करें तो मुझे लगता है कि काफी समस्याएं जो है वह समाज में सुलझ सकती हैं। और उसका मूल कारण दिखाई देता है कि सबकी ऊर्जा, सबकी योग्यता, क्षमता अलग अलग होती है। परिवार में जो महिला पुरुष की बात है, तो यहाँ पर जो अंतिम लाइन लिखी गई है, किंतु यह भेद पुरुषों की अत्याचार प्रवृत्ति के कारण न होकर पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण है। वास्तव में मैं सहमत हूँ कि पुरुष जो है वो शोषक नहीं है। अगर पुरुष शोषक होगा तो कोई महिला जो है वह शोषक से शादी क्यों करेगी? भला दुनिया में क्या कौन ऐसा होगा जो शोषक के पास जाना चाहेगा? तो ये व्यवस्था का दोष अधिक दिखाई देता है, और ये केवल पुरुष प्रधान व्यवस्था की बात नहीं है। यही व्यवस्था अगर पलट करके महिला प्रधान हो जाती है तो वहां पुरुषों का शोषण शुरू हो जाएगा। अर्थात जहां भी समाज में किसी की विशेष प्रधानता होती है, वहां दूसरा वर्ग जो है वह जो है दब जाता है। तो हम पुरुष प्रधान और महिला प्रधान की जगह अगर हम परिवार प्रधान या समाज प्रधान व्यवस्था को अगर हम लोग लागू करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें
न महिलाओं का शोषण होगा न पुरुषों का शोषण होगा। लेकिन जब भी कोई विशेष अधिकारों की बात करता है या प्रधानता की बात करता है, तो मैं प्रधान हो गया तो दूसरा तो वैसे ही दब गया। तो परिवार में किसी की प्रधानता नहीं होनी चाहिए। परिवार में हम जो कहते हैं सब सहभागी हैं, सबके समान अधिकार होने चाहिए, समान कर्तव्य होने चाहिए, सबके समान उत्तरदायित्व होने चाहिए, सबकी सहभागिता होनी चाहिए, संयुक्त स्वतंत्रता होनी चाहिए, संयुक्त संपत्ति होना चाहिए। जब सब कुछ संयुक्त हो जाता है तो फिर उसमें प्रधानता का कोई जो है वो शब्द गौण हो जाता है। और जहां प्रधानता होगी वहां पर जो है शोषण की व्यवस्था बनेगी। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, ब्रजेश भैया मैं बोलूं। जी बताइए बताइए। हमारी समाज व्यवस्था का मनुष्य का जीवन जो है, जैसे उसमें मनुष्य के जीवन को चार भागों में बांटा गया है। से ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, लास्ट में वानप्रस्थ आश्रम चौथा। तो इस तरह से हमारे जो भारत की प्राचीन पद्धति है, मनुष्य का जीवन जो है अब तो उस मतलब उस रास्ते पर मुश्किल से 5% व्यक्ति चलते हैं। तो प्राचीन समय में हमारे जो देश में ये ऋषि परंपरा थी हमारे देश में, मतलब हमारे मनुष्य मतलब जीवन जो था मनुष्य का, वो इसी तरह से विभाजित था। मतलब अपने गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे, 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मतलब अपने जो भी शिक्षा है शास्त्रीय आचार्य की पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके तभी गृहस्थ में प्रवेश करते थे। तो इस तरह से 25 वर्ष के ही बाद जो है वो गृहस्थ में प्रवेश करके शादी वादी करते, गृहस्थ धर्म का पालन करते, 50 वर्ष तक अपना जीवन गृहस्थ में बिताते, धन अर्जित करते, जीवन यापन करते, अपने नियम संयम से रहते। उसके बाद 50 के बाद फिर मतलब अ, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास मतलब वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते। तो वानप्रस्थ आश्रम में मतलब समाज की सेवा है, अपने कुछ व्यक्ति तो घर बार छोड़ देते और मतलब समाज की सेवा करते थे। इस तरह से 75 वर्ष तक वो वानप्रस्थ रहते। फिर चौथा संन्यास आश्रम। चौथा जो 75 के वर्ष, जो 25 वर्ष शेष रह जाते, वो संन्यास आश्रम में वनों में चले जाते, कंदमूल फल खाकर अपने ध्यान साधना करते और परोपकार का भी कार्य करते, देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, जो भी उनसे हो सकता था। घर बार छोड़कर बिल्कुल वनों में कहीं प्याऊ बनवाते, कहूँ बाग लगवाते, पर जो भी करते अपने इस जीवन से मतलब परोपकार का कार्य करते हुए। और अंत में संन्यास आश्रम में मतलब संन्यास आश्रम में जीवन बिताते हुए अपनी रामलीला समाप्त कर देते थे। तो ये जो है मनुष्य जीवन की प्रक्रिया थी हमारे प्राचीन समय में। लेकिन अब तो मतलब 100 वर्ष का जीवन कहाँ किसका है, कोई 60-70 पे ही टिकट कट जाता है। तो ये हमारे मनुष्य जीवन की प्राचीन पद्धति थी भारत में। बस इतना ही कहूंगा। जी बाकी के साथी अपनी बात बताएं। अन्य कोई बताइए साथी। आप। जी भैया, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। सभी को जी प्रणाम। बताइए राजेश जी। हाँ भैया, सभी को प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ, मैं तो ये देखता हूँ भैया कि जो व्यक्ति चालू रहेगा, जैसे पहला बिंदु है, धूर्त हमेशा छल कपट का सहारा लेते हैं। अर्थात जो भी वेशभूषा या विचारधारा समाज में स्थापित होगी, धूर्त तत्काल उसके नकल करेंगे। तो भैया जो व्यक्ति समझदार रहेगा, समझदार क्या चालू रहेगा या धूर्त रहेगा, वो तो समाज से हमेशा लाभ लेगा ही। वो कहीं भी रहेगा, समाज में शरीफ लोगों को ठगेगा ही। और शरीफ व्यक्ति कहीं भी समाज में रहेंगे, किसी भी देश में रहें, किसी भी राज्य में रहे, किसी गांव में रहें, वो ठगे जाएंगे। इसलिए मुनि जी जो बताते हैं, चाहे आप सभी कहते हैं, कि व्यक्ति को समझदार बनना चाहिए कृष्ण की तरह, न ठगे न ठगाए।
बल्कि जितना संभव हो सके यदि ठगाने वाले व्यक्ति को, शरीफ व्यक्ति को समझदार बना दे तो ये समझदार व्यक्ति का मेरे हिसाब से कर्तव्य है। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, तो ये तो सब ठीक है, इसमें मैं क्या बोलूं। बस इतना कह के भैया अपना विचार, अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जी, और साथी बताएं। और बताइए। हेलो। जी आदरणीय मोहन जी बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। और हम जो देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है कि जो भी आज धूर्त, चालाक और जो समाज को ठगने का प्रयास जो कर रहे हैं, वो अपने वेशभूषा को उसी प्रकार से बनाकर कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि मोह में अपना फंसाकर, मोहित करके और शिष्य बनाकर समाज को विचलित कर रहे हैं। समाज का दिशा परिवर्तन करके समाज को भ्रम में रखकर और उनका शोषण करके और अपने मान सम्मान को बनाकर और अपना जो है एक विरासत कायम कर रहे हैं। तो लगभग दोनों जो पॉइंट है वो लड़ता भिड़ता है। हम जब देखते हैं कि बिना भेष के और भीख भी नहीं मिलता है, तो आप आज समाज में देखेंगे कि चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो और धार्मिक क्षेत्र है, इन दोनों में इस वेशभूषा का जो है बहुत अधिक महत्व जो है बनाकर, और इसके द्वारा जो है 80% जो भावना प्रधान जनसंख्या है उसका शोषण जो है सो लगातार किया जा रहा है। आप जब देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में जिनके घर में मतलब किसी प्रकार की कोई जो है ये टाइम के वो टाइम, और घर में जो है रोज उनको बेकार बैठे हुए हैं और रोज उनको दुत्कारा जा रहा है, वो भी जो है उधार पैसा भी लेकर, और पूरा सफेद कुर्ता पैजामा, बंडी, कलावा बांध करके, कड़ा लगा करके, टीका लगा करके और सब स्टाइल, मतलब ऐसा भेष बनाएंगे कि अगर वो अपने क्षेत्र या अपने गांव से और दूसरे स्थान पर अगर किसी प्रकार से कोई भी नेता के साथ या अपना जो है झूठ का प्रचार जैसे जो है प्रसार करते हैं, तो वो जो है तो ऐसा उस पब्लिक के सामने लगता है कि एक बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ राजनीतिज्ञ है और इनसे हमारा कोई भी काम हो सकता है। और वो वहां पर अपनी वेशभूषा के बल पर
और अपने वाक चातुर्य अवाक पटुता के बल पर और उनको मोहित करके या उनका समस्या को पहचान कर और ये कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, उनका ठगने का उनका प्रयास जो है सो चालू हो जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार की जो है समाज में बात जो आ रही है, यहाँ तक कि कोई एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सीआईडी बनकर भी और महीना 2 महीना 4 महीना तक वो जो है सो कहीं पर जो है वसूली कर लेता है। ऐसी घटनाएं आ रही हैं। कहीं कितना जो है फ्रॉड कंपनी बनाकर और ऑफिस खोल करके और क्षेत्र में दलाल लगाकर आपका पैसा साल भर में 2 साल में 2 गुना हो जाएगा, 4 साल में 3 गुना हो जाएगा और बहुत सा कलेक्शन करके और बराबर हम देखते हैं कि वो कंपनी फिर भाग गया, क्षेत्र का करोड़ों रुपया, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। इस प्रकार की बराबर जो है हम समस्या को देख रहे हैं। हमने एक कार्टून में देखा था और एक जो है मतलब कथा दिया हुआ था कि एक नेता थे जो पब्लिक की समस्या को लेकर के और उनसे जो है उसका कुछ अपना आर्थिक भी है लेकर के और वो क्या कहते हैं कि देखो हम कलेक्टर के पास जा रहे हैं, अंदर कलेक्टर तो उठ करके हमको सलाम करेगा, अपना सीट छोड़ देगा, हमको बैठने के लिए कहेगा और तुम्हारा काम तो हम जाते के साथ जो है सो फट से करा देंगे, वो तो देखते के साथ जैसे कर देगा। और जब वो केबिन के अंदर जाता है तो जाकर के वो कलेक्टर का दोनों पैर पकड़ लेता है कि हजूर देखिए ना, वो बहुत गरीब आदमी है, निसहाय है और बहुत जो है सो तकलीफ में है, उसके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसका काम कर दीजिए सर, आपको बड़ा एहसान होगा, आप धर्म के भागी होगे। कई प्रकार से उसको जो है झूठ सच बोल करके माया जाल डेल करके कहे कि नहीं भाई ये कानून के सम्मत नहीं, नहीं सर अगर आप नहीं छोड़िएगा तो हम आपका गोड़ पैर नहीं छोड़ेंगे, आई करके उसका काम किसी प्रकार से करवा देता है। आ करके इधर फिर झाड़ करके कहे हम तो गए, कलेक्टर खड़ा हो गया, कहे कहिए सर आपका क्या काम है। हमने कहा कि ऐसा ऐसा है, फटाफट करो नहीं तो तुम्हारा, और इस प्रकार से आकर के वो भान करके वो अपना जो है किसे स्वार्थ साध लिए। इस प्रकार का जो है नाटकबाजी आपको जो है सो चलते रहता है। और आप इसी प्रकार से देखिएगा कि धार्मिक क्षेत्र में जो है आज जो है शहर शहर और गांव गांव जो है अपना गेरुआ वस्त्र का धारण कर ले रहे हैं, गमछा लगा ले रहे हैं, सब टीका चंदन लगा करके चल रहे हैं कि भाई हम कोई भागवत कहना है, कहीं रामायण हम रामलीला कर रहे हैं तो वहां मंदिर बना रहे हैं, तो वहां पर जो है जग चल रहा है, इसके लिए जो है सो करना है। और कोई कोई जो है कथा कह रहे हैं और कथा कहने में आप देखते हैं कि चाहे वो 10-20 को कोई झूठ सच भी बोलने वाले रखते हैं और वो कहते हैं कि भाई आप भगवत का इस प्रकार से करिए, इस प्रकार से पाठ करिए, इस प्रकार से जाप कीजिए, ऐसा उपवास कीजिए, आपका इससे कल्याण होगा। उसमें उठ के जब वो कहते हैं कि क्या किसी को किससे कुछ फायदा हुआ, तो कोई ना कोई देखिएगा कि 10-5 ऐसे रहते कि नहीं हमने तो ऐसा किया, इससे मेरा ये बीमारी दूर हो गया, कैंसर का भी बीमारी ठीक हो गया, हमारा जो है किसी टीबी था, हमारे बच्चे का शादी नहीं हो रहा था, हमारा बच्चे का नौकरी नहीं लग रहा था, लग गया। इस प्रकार का जो है अपना षड्यंत्र पूर्वक विश्वास बना करके
और सामाजिक शोषण अपना अनुयायियों पहले खड़ा करते हैं। अगर आप देख लीजिए कि अगर इस प्रकार से वो 10-20 हजार अपना खड़ा कर लिए, तो आप 10-10, 20-20 रुपया महीना में देखिए तो उनको 2-4 लाख रुपया साल आने लगा। इसके बाद उनका आडंबर और फैलता है और झूठ का भी सच करने में उनको किसी प्रकार का कोई जो है तो देर नहीं लगता है। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि असत्य का प्रचार प्रसार जो है विश्व स्तर पर जैसे है करके और सब जो है अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। तीसरा जो है कि जो 4 वर्णाश्रम का दिया गया है, तो अगर हम सामाजिक व्यवस्था के अनुसार थोड़ा शॉर्ट में मोहन बाबू, 2-3 मिनट में। अच्छा ठीक है। तो अगर वर्णाश्रम के हिसाब से चलेंगे तो हमारा जीवन व्यवस्थित चलेगा और नहीं तो उसमें समस्या पैदा होंगी। और अंतिम जो है कि महिला और पुरुष जो है, तो ये न तो कहीं पर महिला शोषण करता है न पुरुष शोषण करता है। कहीं किसी समाज में महिला प्रधान है तो महिला लोग के दबाव में पुरुष को रहना पड़ता है, और कहीं अगर पुरुष प्रधान है तो पुरुष के दबाव में कुछ महिलाओं को रहना पड़ता है। अगर कोई भी महिला या पुरुष घर का गार्जियन होता है तो उसके अपने परिवार को चलाने के लिए और कुछ अनुशासन को बनाने के लिए कुछ न कुछ अपना कहीं पर कठोरतम और कहीं पर न्यूनतम बात को रखना पड़ता है। तो आगे हमारे साथी जो है इसमें और भी कई बातें हैं जो और साथी हमारे जो हैं या हमारे जो मार्गदर्शक मुनि जी हैं आपको बताएंगे। मैं इन्हीं बात के साथ अपने बात को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी। बाकी के साथी बताएं। अभ्युदय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है भाई साहब, सुन रहा हूँ जी। ठीक है। आचार्य जी हैं, बबलू केसर वानी जी हैं, माता प्रसाद जी हैं, पवनजय जी हैं, सोहन जी, श्रीकांत जी, वैद्यराज जी, अभी तो कई लोग बचे हैं। कोई भी साथी अपनी बात रखें। अभी अभी तक पवनजय जी कुछ नहीं बोले हैं आज। भाऊ जी, पवनजय जी आज लग रहा है देर से जुड़े हैं मुझे। ठीक है। हाँ भाई, सभी बंधुओं को नमस्कार। बाबा नमस्कार। जी पवनजय जी। देखिए भैया, हमारा तो जो मानना ये है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को धूर्त बना देते हैं। मूर्खों की उपज ही धूर्तों को जन्म देती। मूर्खता खत्म हो जाए तो धूर्तता अपने आप खत्म। धूर्तों को नहीं खत्म किया जा सकता है, मूर्खों को खत्म किया जा सकता है, मूर्खताएं खत्म की जा सकती हैं। तो प्रयास हमेशा विचारकों का या सामाजिक लोगों का ये होना चाहिए कि वह मूर्खों की अ, आलोचना करें और उन्हें हतोत्साहित करें। होता उल्टा है कि वो धूर्तों को जो है बोला जाता है, जिससे धूर्त जो है मूर्ख हमेशा बने रहते हैं। ये उल्टी धारा है जिसे सीधा करना पड़ेगा। और समाज एक समूह को मोहित करके धन कमा लेना अथवा अपना शिष्य बना लेना न विद्वता की पहचान है, न सामाजिक ज्ञान। गुरु और शिष्य बनना या मानना
ये उसी तरीके की बात है जैसे कि ये कहा जाता है हिंदी पिक्चरों में, प्यार होता नहीं है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। उसी तरीके से गुरु और शिष्य जो है एक प्रक्रिया के तहत हो जाते हैं। स्वघोषित गुरु और स्वघोषित शिष्य ये बेहद खतरनाक होते हैं। ये न गुरु होते हैं न शिष्य होते हैं। भारतीय समाज व्यवस्था में व्यक्ति की संभावित उम्र को 100 वर्ष मानकर 4 भागों में बांटा जाता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, स्थानीय, सामाजिक। इन चारों को ही क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का नाम दिया जाता है। हाँ, ये व्यवस्थाएं थी समाज की। हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था बड़ी ही सुदृढ़ थी, जिसमें से 4 स्थितियों में जीवन काल को 4 स्थितियों में बांटा गया था और 4 वर्णों में बांटा गया था। जिस प्रकार से सामाजिक संरचना बिना सत्ता के अपने आप में जो है मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जो है हम लोग आज सत्ता के अधीन हो गए और सत्ता भी अमेरिका की तरह काम करती है। एक बार बम गिराती है, दूसरी बार ब्रेड बांटती है। तो हम उससे यह उम्मीद कर लेते हैं कि यही मेरा पालनहार हार है, तो जिससे हम हमेशा ठगाते रहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम ठगाते रहें, हम अपना खुद करना चाहते ही नहीं। हम सरकार सत्ता के ही भरोसे रहते हैं, उससे हमेशा हम मांग करते हैं कि वो ऐसा कर दे, वो ऐसा कर दे, वो ऐसा कर दे। हम अपने संगठन को बनाना नहीं चाहते, और जिसके नाते जो है हमारी समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही। पहले जो है ऐसी व्यवस्था थी नहीं। हम वर्णों और वर्गों में बहुत अच्छे से अपनी सामाजिक संगठन को बनाए हुए थे, जिससे सत्ता कोई भी रहा है, हम सत्ता से मतलब ही नहीं रखते थे और हम जो है सत्ता को महत्वपूर्ण मानते ही नहीं। और हमारे मन मस्तिष्क में सत्ता के लिए कोई मोह नहीं था। हम चाहते ही नहीं थे कि हम सत्ताधीश बने, क्योंकि हम अपने परिवार और अपने रोजगार, ये दोनों चीजें हमारी हमसे कोई छीन पाता नहीं था। और हम इन दोनों चीजों में बहुत निपुण थे और हम ये मानते थे कि दुनिया का सबसे सुखी जीवन परिवार और अपना रोजगार है। परिवार में महिला और पुरुष को भेद है जो संपूर्ण भारत में हर वर्ग क्षेत्र में लगभग एक समान दिखता है, किंतु भेद पुरुषों की अत्याचार की प्रवृत्ति के कारण, न का पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण। क्रिमिनल माइंड के लोग जो होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो होते ही हैं समाज में। उनकी क्या बात किया जाए। बाकी परिवार में कोई प्रधान नहीं होता है, न पुरुष प्रधान होता है न महिला प्रधान होती है। जो व्यक्ति ताकतवर होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष, वह आगे बढ़कर परिवार को संभालता है अपने, और वह स्वयं ही प्रधान हो जाता है धीरे धीरे। परिवार के सबसे छोटे सदस्य भी परिवार के लिए बड़े उपयोगी हो जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं, भैया आप बताइए कि परिवार में क्या राय, कैसे चले। यहाँ तक कि गांव में फरुआ कुदार भी लोग उसी के जिम्मे कर देते हैं कि अगर कुछ लेना देना है तो जाओ छोटे वाले भाई से हमारे पूछ लो, वही बताएंगे कि देना है कि नहीं देना है। इस तरीके से लोग अपने आप जो है, परिवार एक ऐसी इकाई है कि वहां लोग अपने आप मान लेते हैं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मुखिया मान लेते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। धन्यवाद। पिताजी बताएं। बताइए और कोई किसी को। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ना। जी बाबूजी। आज जो विषय है इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न छिपे हुए हैं और इनका उत्तर भी हम ही लोगों को खोजना है। हमको मतलब हम आप सबको मिलकर। तो मैं थोड़ा सा इन
विषयों पर आपसे चर्चा करूं। पहली बात तो जो पवनजय जी ने बताया कि जब तक लोग नासमझ रहेंगे तब तक धूर्त लोग भूखे नहीं मरेंगे, बात तो सच है। प्रश्न उठता है कि इसमें गलत कौन? तो हम शरीफ लोगों को भी गलत नहीं कह सकते, धूर्त लोगों को भी गलत नहीं कह सकते। तो इसमें गलती कहाँ हो रही है? देखिए, वास्तविकता ये है कि अगर समाज में मूर्खता बढ़ रही है, नासमझी बढ़ रही है, इसका दोष किसी और का नहीं है, इसका दोष हम लोगों का है। समाज से मूर्खता या नासमझी को कम करना, रोकना, समझदारी का विकास करना, ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम है। और समाज में भी हम लोगों का काम है। एक बात हुई, धूर्तता को रोकना किसका काम है? तो धूर्तता का को रोकना राज्य का काम है, धूर्तता को रोकना समाज का काम नहीं है, क्योंकि समाज तो किसी को दंड दे नहीं सकता। धूर्तता अपराध है, तो अपराध को दंड से रोका जा सकता है। अब हो ये रहा है कि वर्तमान समय में सरकार अपना काम नहीं कर रही है और हम लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आज इस तरह की स्थिति दिख रही है। एक जो बात मदन जी ने कही और भी साथियों ने कही कि 4 आश्रम थे, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वानप्रस्थ, 25 संन्यास, 4 आश्रम थे। मैंने इसको नए तरीके से समझा। मेरे विचार से ये 25-25 वर्ष इस तरह का कोई नियम नहीं होना चाहिए। तो नियम क्या है? नियम ये होना चाहिए है क्या, वो उसको छोड़ दीजिए पुराने जमाने में, कि जो औसत आयु है वर्तमान समय में उसका 1/4 ब्रह्मचर्य, इसके 4 भाग कर दीजिए आप उम्र को, औसत उम्र। तो अब अभी औसत उम्र कितनी है? मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है 70। वैसे सामान्यतया भी देखने में 70 ही करीब करीब मानी जाती है, क्योंकि रामानुजगंज की आबादी 25,000 है और 25,000 की आबादी में मेरी उम्र है 86, 86। तो मेरी उम्र के लोग वहां पर 2 ही 4 होंगे। अब इसका मतलब कि दिखाई भी देता है कि औसत उम्र करीब 70 है। तो हम क्यों 25 वर्ष को मानकर चलें? आज से 50 साल पहले औसत उम्र कुल मिलाकर 60 थी।
60 थी तो हम लोगों की शादी 15 में होती थी। क्या गड़बड़ था इसमें? फिर एक बात मैं और सुना हूं कि जो चार जो थे आश्रम, उसमें चौथा आश्रम आम तौर पर विचारकों के लिए जिम्मेदारी थी उसकी। तो इसका मतलब ये था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तो इसमें आम तौर पर जो विचारक थे वही लोग संन्यास में ज्यादा जाते थे। विचारक माने उस कालखंड में ब्राह्मण माने जाते थे। राजा लोग आमतौर पर वानप्रस्थ तक रहते थे। हो सकता है कि गृहस्थ लोग या वैश्य लोग गृहस्थ ही तक हो सकता है। क्या रहा होगा हम नहीं कर सकते इस बात। इस तरह से मेरे विचार से मैंने इस वर्ण आश्रम व्यवस्था को समझा। अब एक प्रश्न और पैदा होता है। हम लोग बार बार ये बात कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कि वर्ण व्यवस्था में बचपन से छोटे छोटे बच्चों की भी एक परीक्षा होनी चाहिए, और जो उस परीक्षा में पास कर जाए उनको उस तरह की लाइन देनी चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था का अच्छा स्वरूप हो सकता है। अब यह प्रश्न एक पैदा होता है कि इस परीक्षा के नियम कौन बनाएगा और इस परीक्षा का आयोजन कौन करेगा। तो नियम बनाना और आयोजन करना, ये दोनों ही कार्य अगर धूर्तों के पास रहे तो आप सोचिए कि अगर आज ये नियम बनाने का काम और परीक्षा का कार्य मतदान के जरिए तय हो जाए कि भाई मतदान होगा और वोटिंग से जो आदमी चुना जाएगा उसी को माना जाएगा कि ये यही व्यवस्था करेगा, यही परीक्षा लेगा, यही सब करेगा, तो सबसे ऊपर आएंगे लालू प्रसाद यादव। या कुछ ऐसे ही लोग इस परीक्षा के नियम भी बनाएंगे और वही लोग परीक्षा का आयोजन भी करेंगे। यहां भी एक दिक्कत है कि फिर इस परीक्षा का के नियम कौन बनाएगा, आयोजन कौन करेगा। अगर इसका कोई नियम हम लोग सोचते हो कि हम लोग बनावे, तो हम लोगों को क्या अधिकार है इसका? क्या हमको इतना जन समर्थन है कि हम परीक्षा के नियम बनाएंगे? तो यहाँ एक बहुत बड़ा पेच फंस जा रहा है कि ऐसी परीक्षा के नियम कौन बनाएगा, कौन आयोजन करेगा, उस व्यवस्था में कैसे लोग होंगे। इसका उत्तर खोजना बहुत कठिन है। लेकिन हम लोग तो कठिन कार्य ही करने के लिए बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है, इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों को खोजना पड़ेगा कि आखिर क्या तरीका ऐसा होना चाहिए। क्योंकि एक बात अभी तक ये समझ में नहीं आई कि सिस्टम सबसे ऊपर है। ये बात तो एकदम सही है कि सिस्टम का प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ रहा है।
सिस्टम दोषपूर्ण है, तो सिस्टम दोषपूर्ण है, उस सिस्टम को बनाने का क्या सिस्टम होना चाहिए? तो अगर एक तरीका हम लोगों ने बनाया कि बालिग मतदान, तो फिर बालिग मतदान तो अभी हो रहा है, फिर तो वही सिस्टम बन रहा है। और अगर ये सिस्टम गलत है तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा कि सिस्टम कहाँ से कैसे बनेगा। अभी तक दुनिया में यह बात खोजी नहीं जा सकी है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। इसका कोई उत्तर आज तक मिल ही नहीं पाया। आज तक दुनिया में यह खोजा नहीं जा सका है कि इस प्रकृति को भगवान ने बनाया कि प्रकृति ने भगवान को बनाया। इसका उत्तर भी अभी तक कोई खोज नहीं पाया है। उसी तरह हम लोगों के सामने भी यह एक संकट है कि व्यवस्था गड़बड़ है, तो इस व्यवस्था को कैसे बनाया जाए, बनाने का तरीका क्या हो, कौन लोग बनावे। अगर वो चुने हुए लोग होंगे तो फिर तो वही व्यवस्था बनेगी जो अभी है। आज अगर भारत सरकार ये डिक्लेयर कर दे खुल करके कि भाई चलिए आप लोग एक संविधान सभा बनाइए, तो संविधान सभा में तो वही लोग जाएंगे फिर जो आज दिख रहे हैं। क्या होगा इसका तरीका, इसका भी उत्तर खोजना पड़ेगा और हम ही लोगों को खोजना पड़ेगा। और हम लोग खोज रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये भी बात आपको बता रहे हैं कि हम लोग सिर्फ बता नहीं रहे हैं, हम लोग उसका उत्तर भी खोज रहे हैं। एक बात और उठी, वो ये महत्वपूर्ण बात कि धूर्तता और चालाकी को कैसे अलग अलग किया जाए। एक कोई अगर जंगल में राजा गया और रास्ता भटक करके वो प्यास से व्याकुल हो गया, जान जाने लगी, और एक बुढ़िया ने एक गिलास पानी के बदले में उसका आधा राजपाट ले लिया। अब इसको हम अपराध माने कि नहीं माने, तो मेरे हिसाब से अपराध तो नहीं, क्योंकि उसने तो सहमति से ली है, लेकिन अनैतिक तो हुआ, क्योंकि आप एक गिलास पानी के बदले में आधा राजपाट ले लें, ये भी उचित नहीं है। तो इसका क्या होगा उपाय? एक आदमी किसी का नोट का 1 लाख रुपए का बंडल नदी में गिर गया और किसी आदमी ने कहा कि हम 90,000 रुपया लेंगे, तुम्हारा निकाल देंगे। उसने कहा निकाल दे आप। इसको कैसे उचित माना जाए और कैसे अपराध माना जाए? तो इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान यह होगा कि राज्य केवल अपराध में दंड दे, अनैतिक में नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस बुढ़िया ने उस राजा का आधा राजपाट ले लिया, उस बुढ़िया को राज्य दंड न दे, राज्य उसको दखल दखल ही न दे, क्योंकि उसमें कोई अपराध तो हुआ नहीं है, सहमति हुई है। लेकिन समाज उसको बहिष्कृत करे। जब समाज उसको बहिष्कृत करेगा तब बीच का कोई मार्ग निकलेगा। स्पष्ट है।
कि राज्य के साथ साथ समाज की भी समानांतर शक्ति खड़ी होनी चाहिए। ये एक तरीका निकल सकता है। इसी तरीके से आप उस प्रश्न का भी उत्तर खोज सकते हैं, शराफत और चालाकी या धूर्तता का, कि सामाजिक शक्ति इस बात के लिए मजबूर हो, सामाजिक शक्ति या अधिकार प्राप्त हो कि वह शराफत को समझदारी में बदले। ये जिम्मेदारी हो सामाजिक शक्ति की, और राज्य शक्ति इससे एकदम बाहर हो जाए। इसका मतलब कि व्यवस्था दो समानांतर चलेंगी, एक सामाजिक व्यवस्था और एक संवैधानिक व्यवस्था। दोनों को अपने अपने तरीके से चलने दीजिए। एक प्रश्न और उसमें आया कि महिलाओं के बारे में। यह बात एकदम सच है कि महिलाओं पर कभी कोई अत्याचार होता ही नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार होता है, यह प्रचार पूरी तरह 100% गलत है। महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता है, बल्कि पुरुष प्रधान व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था के कारण अत्याचार दिखता है। आप एक बात विचार करिए कि सब महिलाओं को पता है कि अत्याचार हो रहा है, वही महिलाएं दूसरे घरों में जाती क्यों है? फिर पुरुष तो नहीं जा रहा है उस घर में। तो जब आप उस घर में जाती हैं, सहमति से जाती हैं, सब कुछ सही है आपस में, तो फिर अत्याचार का रोना क्यों? फिर एक बात और करिए, मान लीजिए कि पुरुष प्रधान व्यवस्था गलत है, बदल दीजिए। अब केवल एक काम करिए कि ठीक है, परिवार में महिला और पुरुष सब एक साथ बैठ करके मुखिया का चुनाव करेंगे। 90% परिवारों में पुरुष चुने जाएंगे, महिलाएं चुनेंगी, तो हो तो गया पुरुष प्रधान व्यवस्था। फिर भी ये जरूर है कि अगर यह सिस्टम बनाया गया तो यह आक्षेप, आरोप खत्म हो जाएगा। फिर एक बात आप और बताइए, हम लोगों की जो पारिवारिक व्यवस्था है, इसमें पत्नी भी महिला है और मां भी महिला है। पत्नी के लिए ऐसा एक भावना फैली हुई है, जो सही है कि गलत है वो मैं इस विषय में नहीं कह रहा आपको। पत्नी के लिए यह भावना फैली हुई है कि पत्नी के लिए पति को निर्णायक मानना चाहिए, पत्नी के लिए। और मां के मामले में बेटे को मां को निर्णायक मानना चाहिए। बताइए किसके साथ क्या हो गया इसमें? एक पत्नी, वो कुछ वर्षों तक पत्नी रहती है, पति के आज्ञानुसार चलती है, और उसके बाद वो मां बन जाती है तो बेटे पर हुक्म चलाती है। और हमारे घर में संतान पैदा होनी चाहिए, या हर माँ की इच्छा पिता से भी ज्यादा होती है।
क्यों? क्योंकि वह जो माँ है, पत्नी, भाई माँ कौन बनेगी? तो पत्नी ही बनेगी माँ आगे चल करके। तो वह पत्नी चाहती है कि मैं भी माँ बनूं। चलने दीजिए ना इस व्यवस्था को। काहे को इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत ही क्या है आपको? परिवार को अपना ढांचा तय करने दीजिए कि परिवार का मुखिया माँ होगी कि पत्नी होगी कि कौन होगा, क्या सिस्टम होगा। परिवार को अपना संविधान बनाने दीजिए। तो मेरे विचार से महिला उत्पीड़न की बात करना वर्तमान समय में, जितना इससे आपको लाभ होगा उससे कई गुना ज्यादा नुकसान होगा महिला उत्पीड़न की बात से। मैं जानता हूं कि किसी भी कार्य से कुछ कार्य लाभदायक होते हैं और कुछ उसमें हानियां भी होती है। कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां सब जगह होती ही हैं। तो ये महिला उत्पीड़न की जो आवाज है, इस आवाज में नुकसान बहुत ज्यादा है, फायदा इसमें बहुत कम है। इसलिए मेरे विचार से इन सारी समस्याओं का जो समाधान होगा, अगर ये समस्याएं समाज में बढ़ रही हैं, इसके लिए दोषी वास्तव में हम आप हैं। पूरा समाज दोषी नहीं है, क्योंकि समाज को इस प्रकार की परिस्थितियों से बाहर निकालना ये विचारकों का काम है। ये बाकी लोगों का तो काम नहीं है। तो विचारक ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, विचारक ही समाधान बता सकते हैं, और विचारक ही उस समाधान की शुरुआत भी कर सकते हैं। यही मैं आपको मोटा मोटा आज बताया। चूंकि ये विषय मैंने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं और आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं और प्रति प्रश्न भी कर सकते हैं। बताइए भाई आप, क्योंकि आज मैंने ही आप लोगों से कई प्रश्न किए हैं। बताइए कुछ। अभ्युदय जी अगर इस पर कुछ कहना चाहें, पवनजय जी या ब्रजेश जी, और कोई। किसी साथी का कोई प्रणाम मुनि जी। जी बबलू जी प्रणाम बताइए। मुनि जी। हाँ, मैं कुछ डाउट क्लियर करना चाह रहा था। अभी पवन जय जी ने कहा कि मूर्खों के वजह से धूर्त जो है इनको ठग ले जाते हैं। तो जैसे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जिस कारण सरकार, तीन लोग मिलकर सरकार और धर्मगुरु का भी हम नाम लेना चाहेंगे, और हमारी कुछ न्यायपालिका भी उसमें मदद कर रही है, ये सब मिल करके और आम लोगों को, हमारे यहाँ कहावत है कि जस जस राजा तस प्रजा। तो जब अगर राजा यानी राजनेता जो है वही जब चाहते हैं कि जनता मूर्ख बनी रहे, वो चाहे धर्म के नाम पर हो चाहे दीगर कार्यों के नाम पर हो। जैसे हम चाहे अभी महाकुंभ वाला उदाहरण ले लें या अयोध्या वाला उदाहरण ले लें। इनका तो चाल ही है कि लोग मूर्ख बने रहे ताकि इनका शोषण होता रहे। तो इससे बचने का क्या उपाय है?
बबलू साहब, इससे बचने का उपाय जो है माँ संस्थान जो है बता रही है कि शराफत छोड़िए, समझदार बनिए, जैसे मैं बदतमीजी अपनी बात छोड़िए, हाँ, समझदार ठीक है। बनिए। जैसे मैं अपनी बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि धर्म का मामला था, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था। जैसे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जो अभी महाकुंभ हुआ, सरकार ब्रांडिंग की, आइए, है ना, या जो अयोध्या में जो राम मंदिर बने, सोने का चौखट, सोने का दरवाजा, मतलब अनुपयोगी, जो धन का मतलब गलत जगह उपयोग, अनुपयोगी नहीं, गलत जगह उपयोग करना। तो जब हम क्या है, एक बार मुनि जी का ही एक वाक्य में याद आ रहा है, बोलते थे कि चोरी नहीं करना चाहिए, मगर साहूकार को भी तिजोरी अपना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो यदि सरकार ही ऐसे प्रश्रय देगी तो जनता तो देखा देखी कार्य करेंगे ही। आज अभी यूपी में 2-3 दिन पहले एक मामला था, तो यादव जी कथावाचक थे, उनको किसी मामले में के कथा के दौरान या कुछ सब बोल दिए, या कोई मामला रहा हो ना, उनके साथ एक दुर्व्यवहार हुआ, इसको कुछ केस वगैरह भी दर्ज हो गया। तो इस प्रकार से जो घटनाएं देखने को मिलते हैं, कथावाचक के द्वारा हो या जो धर्मगुरु हो, और सरकार उसमें बढ़ावा दे रही है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? बताइए सुनील देव जी कोई बात। ये जी अभी बाबा। तो, हाँ, अभी सुनील प्रश्न। देव जी को वहाँ जो कथावाचक वाला जो मामला है, जो कल भी आप बता रहे थे, कुछ कल परसों, जी जी। उसमें कोई आज नई बात आई है? हाँ, उसमें दूसरी ये हुई है कि उधर से भी रिपोर्ट दर्ज की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि इन्होंने हमारे साथ जो है बदतमीजी की थी और अश्लील हरकत जो है की थी, इनका आचरण जो है ठीक नहीं था, तो इसलिए ये कथा समापन की, जाति का कोई महत्व नहीं था। नहीं, आज आज ऐसी बात नहीं आई है। नहीं, रिपोर्ट हो गई बाबा, मीडिया में आ गया आज ये तो। आज 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 जो बात आई है हम्म। वो ये आई है कि उन लोगों ने, दोनों आदमियों ने नकली पहचान पत्र बनाए, अपने को ब्राह्मण घोषित किया, किसी ने अग्निहोत्री, किसी ने कुछ और वो पहचान पत्र भी पकड़े गए उन दोनों के, और पुलिस ने जुर्म कायम किया है। एक बात उसमें और आई है, वो कथा हाँ, के दौरान हाँ, पुलिस ने उन दोनों पर भी जुर्म कायम किया है इस बात का कि आपने धोखा देने के लिए नकली आपने पहचान पत्र बनाए, ये आधार कार्ड, उनके पास 2-2 आधार कार्ड पाए गए, दोनों के पास। अब ये मामला पलट गया 2-3 दिनों में। देखिए, जो आप बोल रहे हो ना बाबा, इस तरह का कोई मैटर जो है, हाँ चर्चा चल रही है, लेकिन शुद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि हमारा आधार कार्ड असली ये है, और उनके गांव में मीडिया पहुंची, तो मीडिया ने कहा कि पिछले 15 सालों से वहां के गांव के लोगों के द्वारा प्रत्येक जाति में जो है, वो कहा कि 15 साल से पिछले ये जो है कथा कर रहे हैं, और इनको जो है वो यादव के रूप में ही जाना जाता है, और ये सारे इस पर पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, मतलब ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जब उसने कहा कि ये दूसरा आधार कार्ड कैसे बना, तब ये कहा कि मेरा आधार कार्ड इन्होंने रात में ले लिया, और रात में लेकर के ये कुछ किया होगा, तो हो सकता है वो कोई, लेकिन ये अभी जो गांव की मीडिया पहुंची थी, मेन मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, उसने ये बात रखी थी, और वहां के गांव के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने कहा नहीं, वो अपनी जो जाति उनकी है, उसी रूप में वो पहचाने जाते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर जुर्म कायम हुआ है 2 आधार हाँ कार्ड रखने। हाँ, ये ठीक है,
लेकिन जो परीक्षित जी थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया है, पहले दूसरा बयान था, कई वीडियो आए हैं ना, तो पहले जो दूसरे बयान में वो अलग तरह से दे रहे हैं, दूसरा जो वीडियो उसमें अलग तरह से आया है, तो वो भी जांच हो रही है, ये 2-4 दिन में ही क्लियर होगा इस बात को लेकर के हाँ स्पष्टता ठीक तो। है। हाँ हाँ, लेकिन इसमें जो है वो जो पक्ष है जो किया गया है उसमें थोड़ी सी गलतियां रही हैं इस तरह की जो है, तो नहीं, वो उसमें एक बात और आ रही है आचार्य जी, हमें और पता चल जाएगा। कथावाचक के द्वारा जो हाँ प्रसंग किया कहा जा रहा था कि हनुमान जी जब सीता जी का पत्र जाते हैं, तो उसमें एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कथावाचक ने, कि उन्होंने कुत्ते की माफिक, है ना, इधर उधर भटक रहे थे, ऐसा शब्दों का प्रयोग किया गया था, बताओ उदाहरण के लिए। वो विवाद वहां से प्रारंभ होता है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक बात है आपकी कि वहाँ कुछ इस तरह का मतलब बोला गया था, तो इसी पर कि भाई ये गलत उच्चारण कर रहे हैं या कुछ इस तरह का, तो वहाँ कुछ बात चली कि तुम क्या हो भाई, कैसे हो, ये छानबीन वहीं से हाँ, चली थी, ठीक है। ठीक बाबूजी है, मुझे लगता है चाहे जो बताइए ब्रजेश जी। जी बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ चाहे जो भी हो, कानून को अपने हाथ में लेना गलत है। अगर हाँ फर्जी फर्जी मामला बनता है तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप अगर खुद न्याय करेंगे तो वहां पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही। मैं आपसे सहमत हूँ, कानून को हाथ में लेना गलत है। जो उन लोगों ने वहां उसको पीटा, जी पिटाई गलत थी, उसको थाने में देना चाहिए था। जी आज जो यादवों ने जो मिल करके उस गांव पर आक्रमण करने की कोशिश की, उसको क्या कहेंगे? बाबूजी, वो भी अपराधी है। हाँ, तो ये लोग ज्यादा बड़े अपराधी हो गए अब, जी जी क्योंकि एक सामूहिक रूप से जी जा करके वहां इस तरह मारपीट करना, अंत में पुलिस को गोली चलानी पड़ गई। तो अब आप सोचिए कि गुंडागर्दी कहाँ हुई। जी जी तो एक 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 तरफा नहीं हुई है। बाबूजी, मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। किसी भी चीज को फटाफट लोग शेयर कर देते हैं, और अभी तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये साबित हो जाता है कि जो आधार कार्ड नए बने हैं ये अभी तत्कालिक नहीं बने हैं, ये पहले से बने हैं, तो ये जो फर्जी हाँ, मामला है ये गैर कानूनी सिद्ध हो जाता है। नहीं, ये आधार कार्ड फर्जी बनाना तो गैर कानूनी नहीं होगा, जी अपराध है। अपराध हो जाएगा ये तो। ना इसको तो बाबू 10 मिनट में तैयार कर सकता है व्यक्ति, उसको डाल करके प्रिंट करके उसका नाम वो करके वहां से किया जा सकता है उसको, और वो निकाला ठीक जा है, सकता है। चलिए और आगे पता चलेगा। हाँ हाँ, कितना पहले बना है। लेकिन जो वीडियो 2-3 वायरल हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत ये आई है कि जो लूट मार का भी केस हुआ है, तो एक वीडियो हो रहा है वायरल, उसमें कि भाई अरे रे इसमें पैसा देखो जेब में, मतलब तो इस तरह का वो निकाल के कपड़े हटा के जो मतलब स्त्री के अंग होते हैं उस तरह से पुरुष के अंगों को मतलब दिखाना जो है, तो इस तरह की जो है, और जो बच्चे छोटी वोटी काट रहे हैं बाल बाल, वो कह रहे हैं अब इसको वायरल करेंगे, देखो ये हमारे यहाँ के शास्त्री जी हैं, तो मैंने उस पर कमेंट भी किया है, मैंने वायरल करने के चक्कर में जेल में पहुंच गई। इसमें आगे चल करके मामला निकलेगा दूसरा। मामला यह निकलेगा कि उन लोगों ने किसी ब्राह्मणी के साथ मिल करके उसको या तो शादी करने की कोशिश की, जो भी हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ शादी करने की चर्चा हुई होगी सहमति से। और वो बाबा ये सहमति से जब ये भेद खुला कि ये तो ब्राह्मण नहीं है, तो उस भेद खुलने के बाद उनकी पिटाई हुई। यह बात इसी तरीके से अभी एक संभावना बन रही है। तो ऐसा है एक बाबा, ब्राह्मणी भी इस पे एक नहीं ब्राह्मणी भी जो इस पे आ गई है। हाँ, ये जो बातें हैं इनका कोई आधार ये नहीं है बन रहा है कि कथा जो उनकी नियुक्त की गई, दूसरी कथा सुन रहे थे, वहीं पास में उनकी कथा हो रही थी,
तो जो यहाँ के लोग बुकिंग करके आए थे, कथा सुन करके आए थे, उनकी बुक करके, मतलब सुन करके कि बहुत अच्छी आप कथा करते हो, उससे तब क्या वो किया दिक्कत गया है? है। नहीं, कथा से क्या दिक्कत है? दिक्कत तो हुई है उनको अपनी जाति बदल करके। देखिए, इस मामले में दूसरे भी एंगल है। दूसरा एंगल है जो पॉलिटिकल है। एक तो उसने अपना 2 आधार कार्ड दिया है, वो में जादव था, वो में अग्निहोत्री था। तो ये दो, अभी तो एफआईआर आज उन लोगों पर भी दर्ज हो गया, वो लोग अरेस्ट हो गए, 14 को अरेस्ट हुआ है। इसमें फायदा किसको हुआ इस कांड में? इस कांड से 2 आदमी को फायदा हुआ, एक जोगी जी को फायदा हुआ, एक अखिलेश यादव को फायदा हुआ। दोनों लोग अपना अपना वोट गोलबंद करे, इसलिए इसको पॉलिटिकलाइज किया गया कि बाद में वोट की बात आ गई। अब वो सब थोड़े है, अब वो सब नहीं है कि कौन मारा कौन पीटा। मारपीट तो रोज, कितना हर थाना में तो रोज 5 को मारपीट हो रहा है। चलिए अब ये ठीक है, पॉलिटिकल हो गया है, वो वोट गोलबंद हो रहा है। बताइए ब्रजेश जी। अच्छा, जो आज वाले विषय पर कोई और प्रश्न वगैरह कुछ हो, किसी को कुछ कहना हो तो बताइए। प्रश्न तो थे बाबा, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है थोड़ा सा। बताइए, किसी को और नहीं कहना हो तो समाप्त कराएंगे। ये बाबा हमको कहना है इस पर। हाँ, बाबा देखिए, यह जो है वर्चस्ववाद की लड़ाई, जो अखिलेश जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा। यह न तो ब्राह्मण की लड़ाई है, न यादव की लड़ाई है, न कथा की लड़ाई है। यह सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। और जो मासूम लोग होते हैं, जब संगठन बनता है किसी जाति का, तो उसके जो असहाय और गरीब लोग होते हैं वो हमेशा मार खाते हैं, उन्हीं का उत्पीड़न होता है। ये इनोसेंट लोग थे जो कथा बाच रहे थे, जो बचवा रहे थे। इन्हें किसी भी प्रकार की किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं था, न किसी ब्राह्मण से मतलब था, न यादव से मतलब था, उनको सिर्फ कथा से मतलब था। लेकिन वहां पर जो है मौजूदा सांसद हारे हुए हैं, और वो जो है अपनी हार को जीत में बदलने के लिए लगातार प्रयास में हैं। दूसरा, जो समाजवादी पक्ष के लोग हैं वो हमेशा वर्चस्व की स्थिति बनाए रखते हैं कि मेरा वर्चस्व समाज पे कायम रहे, जो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। ये दोनों लोग जो है समाज को जाति के नाम पर जो है सिर्फ तोड़ रहे हैं, बस। ये पूर्णतया वर्चस्ववाद है, कोई इसमें धर्म और जाति का कोई मसला है नहीं। ठीक है, ठीक बात है तो बाबू सही है। आप जो कहे ना, है यथार्थ तो यही है। जी। ब्रजेश जी, आप बताइए अब समाप्त करने में। बाबू जी, कल जो है वो हम सोच रहे हैं, कल जो आपके सप्त सिद्धांत हैं उन सप्त सिद्धांतों पर चर्चा हो सकती है। क्या, कौन सा? बाबू जी, जो आपके सप्त सिद्धांत हैं ना साम्यवाद पर, अच्छा। जो पिछले वर्ष हमारी जो चर्चा हुई थी, जो वहाँ छत्तीसगढ़ में जो चर्चा हुई थी हमारी, हाँ हाँ, वो सप्त सिद्धांत हैं, उन सप्त सिद्धांतों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कल आप रख लीजिएगा विषय, कोई बात जी ठीक है बाबू जी। नहीं। जो भी क्या विषय आप